एसेंट फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल एग्जाम्स में ये 5 मार्क्स के लिए अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंट फार्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है? कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितने लेवल तक राइज करेगा एंड कौन कौन से फैक्टर्स राइज इन लेवल को इफेक्ट करते हैं, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय एसेंट फार्मूला। इसको ड्राइव करने के 2 मेथड्स होते हैं। हम पहले उस मेथड से शुरू करेंगे जो समझना थोड़ा आसान है बट लेंथी है। चलिए, मैं यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसे बड़े साइज के बनाऊंगा ताकि आपको डायग्राम वगैरह समझनी आसान हो जाए। हम यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं which is immersed in a liquid, और उस लिक्विड का मेनिस्कस कुछ ऐसा है, कनकेव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब दिस कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड, तो जिसकी वजह से या कैपिलरिटी एक्शन की वजह से इस लिक्विड का लेवल राइज करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने ट्यूब को बहुत बड़े, ये रही ट्यूब, इसको बहुत बड़े साइज का बना दिया, बट एक्चुअल में ट्यूब कभी भी इतनी मोटी नहीं होगी। उसमें इतनी मोटी ट्यूब में कभी भी सफिशिएंट लेवल राइज नहीं करेगा। तो लिक्विड कुछ लेवल तक राइज करेगा, से अप टू हियर, एंड उसके बाद फर्दर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मींस देयर विल बी नो फर्दर राइज इन लिक्विड। ओके, तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में, ये आर्टिकल में सॉरी, ये देखना है कि लिक्विड कितने लेवल तक राइज करता है, कौन कौन से फैक्टर्स ये डिटरमिन करेंगे, ये कंफर्म करेंगे लिक्विड का लेवल क्या होगा। ये हाइट हो गई हमारे पास h, विच इज बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मान लीजिए जो ट्यूब हमने, जो कैपिलरी ट्यूब हमने कैलकुलेशन में ली, उसका रेडियस स्मॉल r, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो, एंड g रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कंसेप्ट क्या है कि जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, यहाँ पर थोड़ा और जूम कर लें समझने के लिए, मैं सिर्फ उतना हिस्सा दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर ये सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, हमने हमेशा सिग्मा से डिनोट की है। ये सरफेस टेंशन इस सॉलिड सरफेस को, इस कैपिलरी ट्यूब को अंदर को खींचने की कोशिश करेगी, यहां से भी इसे अंदर को खींचने की कोशिश करेगी, बट सॉलिड सरफेस अंदर आएगा नहीं, एंड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट इट विल पुल, solid surface will pull this liquid in upward direction with the same force sigma। ठीक है, सिग्मा बेसिकली फोर्स नहीं है, पूरी फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मैं इतने हिस्से को यहां पर अलग से समझाता हूं। ये है लिक्विड का टॉप मोस्ट लेवल। अब एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो कुछ ऐसे एक्ट करेगी, इस लिक्विड को ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये मेनिस्कस होगा इसका, ऐसा फीलिंग आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा लिक्विड है, ठीक है, ऐसे खींचने की कोशिश करेगी, बट कौन सा कंपोनेंट इसे ऊपर को खींचेगा? ये एंगल किसे रिप्रेजेंट करेगा? इज इट एंगल ऑफ कांटेक्ट? आपको याद करवा दूं, ये सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इधर भी यही एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा,
थीटा। अब सिग्मा के दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, कौन कौन से? सिग्मा साइन थीटा और ऊपर को कौन सा आएगा? सिग्मा कॉस थीटा। क्लियरली जो सिग्मा साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार कंपोनेंट मैंने राइट साइड में लिए, दूसरी बार कंपोनेंट्स मैं लेफ्ट साइड में लूंगा। ये एंगल भी थीटा आएगा तो ये एंगल भी थीटा आएगा। ये कितना आएगा? सिग्मा कॉस थीटा, एंड हियर इट विल बी सिग्मा साइन थीटा। Sigma cos theta will be acting in upward direction at all points. Means जो यहाँ पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स हर पॉइंट पे लगेगी like this, which will try to pull this liquid in upward direction, that force will be sigma cos theta. इस ट्यूब का रेडियस है r, स्मॉल r हमने लिया था, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई? 2 पाई r. इट मीन्स दैट वो टोटल फोर्स जिसके साथ ये लिक्विड ऊपर को खींचा जाएगा वो कितनी होगी? सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई r. ओके, दिस इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन concept and the force exerted by solid surface on liquid. बट ये कब तक ऊपर जाएगी? ये तब तक ऊपर जाएगी, तब तक ऊपर जाएगा लिक्विड, तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसका वेट, इस ट्यूब में जो वेट है ये वाले हिस्से में, that is sufficient to balance this force F, which is equal to sigma cos theta into 2 pi r. अब इतने से हिस्से के लिए जो वेट है उसे समझने के लिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं, like this, यहां से यहां तक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके वॉल्यूम के दो हिस्से आएंगे, एक यहां पे इतने हिस्से का वॉल्यूम, ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, यहां वाला, ठीक है, दूसरा ये हिस्सा। तो ये दो हिस्सों में टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ताकि हम mg कैलकुलेट कर सके। ये हाइट कितनी है? h, और ये रेडियस स्मॉल r। अब अगर मुझे टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो इसके दो हिस्से आएंगे, v1 प्लस v2। इस हिस्से का वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इनटू हाइट h प्लस v2। इस हिस्से का वॉल्यूम, इस हिस्से के वॉल्यूम को हम थोड़ी सी चालाकी से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बाद में समझ नहीं आएगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वॉल्यूम में से, ये जो टोटल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में से ये ऊपर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, ये लिया टोटल वॉल्यूम, इसमें से ये ऊपर वाला ब्लू में जो मैंने शेड किया है इस वाले एरिया को, वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है यहां पे और यहां पे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? ये क्या है? एक सिलेंडर, ठीक है, देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ऊपर से कैपिलरी ट्यूब है तो ऊपर से सर्कल है, तो ये क्या हमारे पास? एक सिलेंडर। सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई r स्क्वायर इनटू, वैसे तो h होता है बट यहाँ पर ये हाइट भी किसके इक्वल होगी? r के, इंटू r माइनस 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ओके, नोट करो। अब यहां से मेरे पास अगर मैं v को कैलकुलेट करूं तो पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? लिखो, h प्लस
r minus 2/3 r. r minus 2/3 r means r/3. ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया. इसका मतलब मास कितना आ जाएगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अगर मुझे वेट लिखना हो तो मैं दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास? पाई आर स्क्वायर इंटू h माइनस r/3 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g. तो दिस वेट mg should be balanced by the force acting due to surface tension. Okay, weight mg should be balanced by the force F due to surface tension. इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या निकाली थी? फोर्स, which is इनकी we can simply say equating equation number 1 and 2. ये कितना आ जाएगा इधर से? सिग्मा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर. इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आर बाई 3 इंटू रो इंटू जी. यहां से मुझे चाहिए h, तो h को एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं इस आर स्क्वायर, रो और जी को इधर शिफ्ट कर देता हूं. 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय एक आर से ये एक आर कट जाएगी. आर रो जी इज इक्वल टू h माइनस आर बाय 3. दिस implies that h is equal to 2 sigma cos theta by r rho g plus r by 3. ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया. बट जनरली क्या होता है, जो ट्यूब का रेडियस है, यानी कि स्मॉल आर, ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड रेज्ड इन द ट्यूब. ठीक है, जनरली h इज वेरी स्मॉल, r is very small as compared to h. Therefore, this second term r/3 can be ignored. Means most of the time we will be using this relation h is equal to 2 sigma cos theta upon r rho g. Okay, हो गया? नोट करिए. मैं रिपीट करता हूं, पूरे आर्टिकल में जो हमने बेसिक फंडा किया है वो क्या है कि लिक्विड ऊपर राइज किया, ट्यूब में राइज किया. ट्यूब में राइज करने की वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ द फोर्स exerted on the liquid by the tube due to action reaction concept. और उस फोर्स को फिर बैलेंस किसने किया? वेट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब. लिक्विड का वेट हमने कैसे कैलकुलेट किया? m इंटू जी. मास किसके इक्वल? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. अब वॉल्यूम के दो हिस्से आए, v1 प्लस v2. एक हिस्सा बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया था, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इस सिलेंडर का वॉल्यूम. दूसरा, ये जो हमने z हिस्से को थोड़ा शेड किया हुआ है, इस हिस्से का वॉल्यूम निकाला. बट इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने एक जुगाड़ यूज किया. हमने इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, तो फिर हमारे पास जो सेकंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम था वो भी आ गया था. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 5 मार्क्स के लिए अच्छे से याद करना है.